हिमाचल में से पब्लिक लाइफ में आ रहे हो बीइंग अ फीमेल, तो जो हैं भी वो उतनी सक्सेस नहीं हो पाती, जो कोशिश भी कर रही हैं। अभी तक कोई भी फीमेल वाइस चांसलर हिमाचल में नहीं रही है और मैं फर्स्ट नॉर्थ में प्रो वाइस चांसलर फीमेल रही थी। और मैं पब्लिक लाइफ के लिए कोई नई नहीं हूँ। 25 से 30 साल आज मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हो गए हैं। इसकी क्या गारंटी रहेगी मैम कि आप 24/7 काम करेंगे और इसके एग्जीक्यूशन पे लगेंगे? 24/7 में लोगों के मध्य ही रह रही हूँ, उनकी समस्याओं को देखती हूँ, समझती हूँ। मेरी सेकेंड इनिंग शुरू हो रही हैं एक तरह से। तो मंडी की जो मेन समस्याएं हैं वहाँ पर वो किस तरह की? पहले था कि लोग शॉपिंग करने के लिए भी कुल्लू मनाली वगैरह से मंडी आ जाते थे, और लेकिन अब जब से चंडीगढ़ का एक्सेस नज़दीक हो गया है तो लोग अपनी शादी की शॉपिंग और ये सारा करने भी वहीं जाते हैं। आपका जो टेन्योर रहा है उसमें मंडी की ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? हमारे युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उनको भी उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। कि माइग्रेशन काफ़ी है बच्चों में, मतलब चाहे पढ़ाई के लिए चाहे। देखो, हमारा ये दुर्भाग्य है कि सारी जो सुविधाएं हैं वो शहरों में हैं, कि महिलाओं को भी रोजगार देने की आवश्यकता है। द न्यूज़ डाल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो एकेडमिशियन है, पहले बच्चों के भविष्य गढ़ती रही और अब किसी तरह से वो पब्लिक लाइफ में आ रही हैं कि वो अपने समाज के भविष्य के प्रति भी चिंतित हैं और समाज का भविष्य कैसे बने, कैसे हमारे समाज की कुरीतियाँ, जो दुर्बलताएं हैं जो लोग फेस करते हैं, उनके अगेंस्ट कई चीज़ों के मुद्दों को लेकर जो है पब्लिक लाइफ में आ रही हैं। इनका नाम है डॉक्टर अनुपमा सिंह, जो प्रो वाइस चांसलर भी रही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ टाइम्स। मैम आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में आप बताओ कि जो आपका एकेडमिक की जर्नी रही, कहा जाता है कि फीमेल्स के लिए टीचिंग जॉब अच्छी होती है, तो वो आपकी कैसी रही, कहाँ के इसका विश्राम है अब? मेरे को मोर देन 26 ईयर्स हो गए हैं टीचिंग प्रोफेशन में। आई एम अ प्रोफेसर इन HP यूनिवर्सिटी नाउ। और अभी मैंने अपना कार्यकाल जो है 3-4 महीने पहले प्रो वाइस चांसलर का कंप्लीट किया है, और मैं वाइस चांसलर भी कार्यकारी रह चुकी हूँ 1 साल के लिए। और बहुत ही अच्छी जर्नी रही है मेरी, और मैं सर्टनली ऐसा सोचती हूँ कि अगर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अगर वीमेन ने निभानी है तो उसके लिए टीचिंग जो एक प्रोफेशन है वो अच्छा है। तभी वो कर पाते हैं आगे। जी। तो हम कौन से सब्जेक्ट्स आप इनिशियली जो है वो पढ़ाते थे? मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेसर हूँ और जेंडर एंड गवर्नेंस मेरा स्पेशलाइजेशन है। मोर देन 17 to 18 मैं PhD करवा चुकी हूँ, MPhils वगैरह, और बाकी HRD की भी मैं रही हूँ। आप उसका डायरेक्टर भी रही हैं कैनेडियन स्टडीज को लेकर, उसमें मैम क्या आपका रोल रहता था? कैनेडियन स्टडीज़ में वही हम कनाडा के बारे में पॉलिसी मेकिंग, और एक सेंटर है कैनेडियन स्टडीज़ सेंटर, उसकी मैं डायरेक्टर रही हूँ। और कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करना, एम्बेसी कैनेडियन से, वहाँ से बच्चे आते हैं उनकी यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट करना, कॉन्फ्रेंसेस करवानी उनसे मिलजुल के, ये सारा उसके अधीन रहता है। तो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनका बाहर जाना और उन स्टूडेंट्स को यहाँ वो एक म्यूचुअल एक्सचेंज टाइप का हाँ, वो भी इसका पार्ट है एक। जी, एक पार्ट है उसका। हाँ जी। तो मैम अब ऐसा देखने में आ रहा है कि आपने पीछे कुछ काफ़ी इश्यूज उठाए पब्लिक से रिलेटेड, चाहे वो नेशनल हाईवे का इशू था, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अगेंस्ट आपने काफ़ी मुखर हुई आप, और आप उसमें एक और जो आपकी कुछ सेंट्रल स्कीम्स है स्वदेशी लेके, उसमें भी आपका रहता है। तो आप एकेडमिक्स से निकल के पब्लिक लाइफ की तरफ ये मुड़ने का रुझान, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि अब तो ठीक है पूरी उम्र काम कर लिया, अब थोड़ा विश्राम करें तो। देखिए, मैं ऐसा नहीं समझती। मैं हमेशा से ही पब्लिक लाइफ में रही हूँ। जो हमने एक शिक्षा के क्षेत्र में भी जो अपनी सर्विसेज दी हैं, वो भी हमने पब्लिक स्पेस में ही दी हैं, और मैं पब्लिक लाइफ के लिए कोई नई नहीं हूँ। ये ज़रूर है कि वो हमारा एक डिफाइंड शिक्षा का क्षेत्र था, उसमें मैं अपनी सेवाएं देती रही हूँ। 25 से 30 साल आज मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं JRF हूँ, PhD हूँ, एंड ऑल दैट, वो एक पार्ट है हमारी जर्नी का। लेकिन जब मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव इस रोल में आई, जब मैं VC और प्रो VC भी रह चुकी हूँ सरदार पटेल विश्वविद्यालय की, तब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन सिस्टम के साथ करने को मिला, लोगों के साथ करने को मिला। और मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरे अंदर एक प्रतिभा थी, जो जिसको हम लीडरशिप क्वालिटीज़ भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा मुखर होके आई, और जो भी मैंने उस दौरान किया तो लोगों को वो अच्छा लगा, पसंद आया। और ये लोगों का ही एक तरह से एनकरेजमेंट रही, कि जो उन्होंने मेरे को कहा कि मैम, व्हाई डोंट यू कम सीरियसली इनटू द पब्लिक लाइफ। तो और मुझे भी जो रिस्पांस लोगों से मिल रहा है, जितना भी थोड़ा बहुत मैं कर पा रही हूँ, वो बहुत अच्छा है। और लोगों के मुद्दे जो भी अभी तक थोड़े बहुत मैंने उठाए हैं, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस
पॉलिसी लेवल पे भी मिला है और लोगों से भी मिला है। बट मैं एक आम व्यक्ति के जो है उसके माइंडसेट से ये बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे वो जवान है, खासकर जवान बच्चे तो ही देखते हैं कि अगर एक फ्री टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टाइम देखते हैं, उसमें मोबाइल्स के साथ इंगेज रहते हैं, मूवीज़ देख लो, घूम लो, खा लो, पी लो, ये सब कर लो। लेकिन कुछ लोग आपकी तरह होते हैं जो पूरी उम्र भी आपने काम किया, अब जब आराम करने का टाइम भी है कि ठीक है रिटायरमेंट एज भी है, एंजॉय कर सकते हो, तब भी आप लोग जो है वो, तो ऐसी क्या चीज़ आपको ड्राइव करती है जो बाकी लोगों को भी दिशा दे कि अपने टाइम का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, जब तक शरीर चल रहा है तब तक ऐसे कुछ कार्य करते रहें कि समाज का जो है वो। वेल, मैं यही कहूँगी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई डोंट फील दैट वे। और मुझे नहीं लगता कि एनी टाइम आई एम गोइंग टू रिटायर सून। मेरी सेकंड इनिंग शुरू हो रही हैं एक तरह से, और इनटू पब्लिक लाइफ इन द सेंस मैं लोगों के मध्य जो भी कार्य करती हूँ, मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिलता है और मुझे इनकरेज करता है कि मैं वो काम करूँ। और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फ्रूटफुल बात है कि हम मोबाइल लेके बैठ जाएं या मूवीज देखें। वो हो चुका। आई थिंक यंग नहीं, एज में वो ज्यादा अट्रैक्ट मैं करता है। लोगों के ही उस पे उनको शिक्षा देने के मकसद से ही पूछ रहा हूँ हाँ जी। कि वो लोग ज़्यादातर 90% लोग ये सोचते हैं कि फ्री टाइम हो और अपना एंजॉय करें, मेहनत करने की तरफ कोई नहीं सोचता। जो अब तो मेरे लिए तो लोगों के बीच में रहना ही एंजॉय है मेरा। मुझे और इससे ज़्यादा और कोई चीज़ खुशी नहीं देती। और एक बात ऐसी भी है कि इतने सारे मुद्दे हैं हमारे आसपास। अब आप 1-2% भी उनमें बदलाव ला सकें, उनकी परिस्थितियों में बदलाव ला सकें, तो मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। किसी की लाइफ में भी थोड़ा भी आप पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा कि माय डे इज़ मेड। तो मुझे ऐसे भी लगता है कि और हमारे युवाओं में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, जरा सा उनको रीडायरेक्ट करने की, थोड़ा सा उनको दिशा देने की, थोड़ा सा सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। और मुझे हिमाचल में तो नेचुरली भी हम इतने ब्लेस्ड हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा लीडरशिप हमें मिले, अच्छा कोई डायरेक्शन देने वाला मिले, तो हिमाचल कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। एक मैम मंडी की यदि हम बात करें, आपका जो टर्नओवर मंडी में काफ़ी निकला, जी जी। तो मंडी की जो मेन समस्याएं हैं वहाँ पर वो किस तरह की हैं? क्योंकि अब तो जब से नेशनल हाईवे बन गया, पहले था कि लोग शॉपिंग करने के लिए भी कुल्लू मनाली वगैरह से मंडी आ जाते थे, और वहाँ की जो वीकली एक मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट थी पहले। लेकिन अब जब से चंडीगढ़ का एक्सेस नज़दीक हो गया है तो लोग अपनी शादी की शॉपिंग और ये सारा करने भी वहीं जाते हैं। तो मुझे ये समस्या अभी जो पैदा हुई है, ये मुझे अभी की दिखती है। आपका जो टेन्योर रहा है उसमें मंडी की ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ, मंडी एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी या मंडी के आसपास के का जो क्षेत्र है, जिसमें मैं कुल्लू मनाली इन सबको गिनती हूँ, अपार संभावनाएं हैं। हमारे युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उनको भी उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। आप जानते ही हैं कि हिमाचल जो है एक एग्रीकल्चर स्टेट है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो उस तरह से अभी हमने हिमाचल को एक्सप्लोर ही नहीं किया है। जब भी हम रोजगार की बात करते हैं तो लगता है रोजगार तो शहर में ही है, लेकिन हमें जो ज़रूरत है आज के दिन, तो हमको ये आवश्यकता है कि हम रोजगार को शहर से ना जोड़ें, रोजगार को हम गांव से जोड़ें। क्यों ना हम ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाए जो रूरल बेस्ड हो, जो एग्रीकल्चर बेस्ड हो, और युवाओं को रूरल के जो क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनको आके शहर में ना आना पड़े। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत से युवा हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, या हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारा जो सिस्टम भी ऐसा है, उनको प्रेरित नहीं कर पाते, उनको जोड़ नहीं पाते हैं गांव से या गांव की लाइफ से। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि असली जो तथ्य है वो गांव में ही है। चाहे अगर हिमाचल की इकोनॉमी को हम एक हेड स्टार्ट दे सकते हैं, वो हमको हेड स्टार्ट गांव से ही मिलेगा। अगर हम डेवलप करना चाहते हैं हिमाचल को या मंडी क्षेत्र को आप कह रहे हैं, तो हम इसको एक मिलेट का फूड बोल बना सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में कोई नहीं सोच रहा है। अगर हम चाहें तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए भी हम मंडी को एक हब बना सकते हैं। लेकिन मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, तो मैं तो ऐसा ज़रूर चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम मंडी जो है एक अग्रणी बन सकता है। इसमें हम जो मंडी का जो मोस्टली पार्ट है, जो आप रूरल एरिया की बात करें तो मंडी भी आई थिंक जो है मोस्टली रूरल, उसमें जी। काफ़ी पार्ट उसका पड़ता है। और ये दिक्कत भी है कि आप स्टूडेंट्स के साथ डील करते हो मैम, तो उसमें ज़्यादातर बच्चों का माइंडसेट क्या रहता है? मुझे तो ये दिखता है कि माइग्रेशन काफ़ी है बच्चों में, मतलब चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे देखो, हमारा ये दुर्भाग्य है कि सारी जो सुविधाएं हैं वो शहरों में हैं।
चाहे आप ये कहोगे कि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, अच्छे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने छोटा भी कोई कोर्स करना हो तो उसकी सुविधाएं हमारे शहरों में ही हैं। अगर उसके बाद रोजगार की भी बात सोचते हैं तो वो भी शहरों में ही है। लेकिन तभी मैंने कहा कि हमको एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो युवा है वो सारे ही युवा माइग्रेट करने की सोचे ना कि हमने कुछ करना है, आवश्यकता है, तो हमको शहरों की तरफ ही जाना पड़ेगा। और एक बात ये भी है जो मैं बहुत बड़े स्केल पे भी देखती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कार्य करते हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित 2047 के भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं, अगर हमारा भारत विकसित होना है तो हमारा युवा तो विकसित होना पहले। वही तो बात है पहले, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आप में प्रो वाइस चांसलर एजुकेशन में आपका रहा है, माइग्रेशन का ट्रेंड मैं बहुत देखता हूँ यूथ्स में। पहले पढ़ने के लिए अपने गाँव शहरों को छोड़ के जाते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, और उसके बाद नौकरियों की तलाश में जो है वो घर से बाहर निकल जाते हैं। तो माइग्रेशन का आज भी बहुत से युवा हिमाचल के जो हिमाचल में पढ़ते हैं या शायद कोई कोर्स छोटा मोटा चंडीगढ़ कर लेते हैं, तो 10-12-15 हज़ार की नौकरी जो है वो चंडीगढ़ में कर रहे होते हैं। 7-8 हज़ार रुपया वो अपने रहने के लिए खर्च करते हैं। महज उनके पास 1000-2000 रुपया बचता होगा चंडीगढ़ या दिल्ली में रहने के बाद भी, मतलब दे आर जस्ट हैंड टू माउथ। लेकिन वो रोजगार के अवसर हम हिमाचल में नहीं दे पा रहे हैं। उनको कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट या ऑल्टरनेट चॉइस हम दे ही नहीं पा रहे हैं हिमाचल में। तभी हमारे युवा अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, या मैं बोल रही हूँ हिमाचल से भी बाहर जा रहे हैं। जब एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको लगता है रोजगार भी उधर ही है। अब जैसे मैं मंडी की ही बात करूंगी, मेरा सौभाग्य है कि जब मंडी में यूनिवर्सिटी खुली तो मुझे उसमें प्रो वाइस चांसलर बनाया गया, और जिसको मैं अपने जीवन का एक टर्निंग पॉइंट भी मानती हूँ कि मुझे उस तरह से अपने क्षेत्र को और अपने क्षेत्र के युवाओं को उस तरह से सेवा करने का मौका मिला। लेकिन मंडी में ही नहीं, पूरे हिमाचल में मैं कहूँगी हमें ऐसे बहुत से संस्थानों को खोलने की आवश्यकता है जहाँ हम अपने युवाओं की वो फौज तैयार कर सकें, जो हमारे विकसित भारत का जो सपना है, जो दैट इज मस्त। उसके बिना हाँ तो जी, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल जब नहीं। तक यूथ ही आपका और एजुकेशन के साथ साथ कोई ना कोई स्किल बहुत जरूरी है कि हमारे युवाओं को आना चाहिए। हाँ, वो भी प्रॉब्लम है। और ये स्किल जो है, हमको ये नहीं सोचना है कि वो कॉलेज जाएगा तभी कोई स्किल सीखेगा। स्किल को हमको स्कूल के साथ जोड़ना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में इतने फ्रेश माइंडेड होते हैं बच्चे, आप कोई भी काम उनको सिखाओगे यूं सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज सिखाओगे आप यूं फटाफट सीखते हैं। लेकिन हमने उस एरिया को भी एक्सप्लोर ही नहीं किया है। मैम वो ये कि डिग्रियां ले लेते हैं, पर आज भी आप देखता हूँ मैं केजरीवाल सरकारी अगर जॉब निकलती है, एक नौकरी वाला माइंडसेट है लोगों के दिमाग में। हाँ जी। तो एमए और पीएचडी वाले बच्चे जो है वो छोटी छोटी जॉब्स के लिए अगर वो आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि कोई स्किल वो प्राइमरी और या सेकेंडरी लेवल पे वो कोई ऐसा सीख ले बच्चे, ताकि वो अपनी पॉकेट मनी तो कमा सके। पार्ट टाइम वन कैन बी अ प्लम्बर, पार्ट टाइम वन कैन बी इलेक्ट्रिशियन, पार्ट टाइम वन कैन बी व्हाटएवर, कैमरामैन। आजकल तो इतनी संभावनाएं हैं किसी भी क्षेत्र में, तो देख लीजिए आप, बहुत सी संभावनाएं हैं। मतलब डिजिटल वर्ल्ड में देखो, अब एक बूम सा आया हुआ है। तो वो सारी चीजें हमको सोचने की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास वैसे संस्थान नहीं है जो उन बच्चों को उस तरह से वो ट्रेन कर सके, या वो ऑप्शंस भी दे सके कि आप अपने जीवन में ये चीजें सीख सकते हो। अभी भी मैं देखती हूँ मंडी में एक ITI है ना, उसमें वो 27-28 स्किल हैं, लेकिन वही ट्रेडिशनल स्किल्स हैं। कारपेंटर है और ये वो है, सभी वो भी स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 10-12 सीट्स हैं, किसी में 15 हैं, 20 सीट्स हैं। लेकिन हमारे पास युवा तो आज 16-17 लाख है जो रजिस्टर्ड युवा हैं, जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। और जब मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है की बात करती हूँ तो उनके पास कोई स्किल भी नहीं है। ये एक हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम एजुकेशन से पब्लिक लाइफ में आप अब आ रहे हो और एजुकेशन में आपका रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हो कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होती है सरकारों की, उसका और जो शिक्षाविद होने के नाते एजुकेशनिस्ट, उसका पॉलिसी फॉर्मेशन में कितना फायदा रहता है? मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि कोरिलेशन दोनों का बन सकता है। हाँ, एब्सोल्युटली। आई थिंक वी कैन सी द बिगर पिक्चर, we can see it, how things are going to be performed at the implementation level. पॉलिसी उतनी ही सक्सेसफुल होती है जब वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक सक्सेसफुल हो, और उसको हमको वैसा फीडबैक वहां से मिले जैसा कि हमें चाहिए।
एंड मुझे ऐसे भी लगता है कॉन्स्टेंटली हमको पॉलिसीज को रिवाइज करने की भी आवश्यकता होती है, बिकॉज वंस अ पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड ओनली देन वी कम टू नो हाउ गुड इट इज। नहीं, पॉलिसी फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ मैम कि एज एन एजुकेशनिस्ट मुझे लग रहा है कि एजुकेशनिस्ट जो है वो पॉलिसी फॉर्मेशन में भी जो है वो रोल अपना अच्छा निभा सकता है। आप इसको कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मैं स्वदेशी शोध संस्थान की भी प्रमुख हूँ, प्रांत प्रमुख हूँ। तो हमने कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि रिसर्च को शोध को जो है हमें पॉलिसी मेकिंग के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और नॉट ओनली दैट, एक बहुत सा जो हमारा बड़ा मुद्दा ये रहता है कि कॉन्स्टेंटली हमको फील्ड में जाके ये देखना ज़रूरी है कि हमको क्या क्या चेंजेस पॉलिसी जो ऑलरेडी बन चुकी हैं उनमें भी लाने की आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो और भी क्षेत्र हैं। और मैम इसमें हिमाचल में जैसे आप पब्लिक लाइफ में आ रहे हो बीइंग अ फीमेल, तो उसमें मैं देखता हूँ कि फीमेल्स का जो है भी वो उतनी सक्सेस नहीं हो पाती, जो कोशिश भी कर रही है बहुत ज़्यादा वो है। तो ये भी एक चैलेंज रहता है फीमेल के लिए पब्लिक लाइफ में आने का कि हाँ, नहीं, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी। मैं फर्स्ट प्रो वाइस चांसलर रही, फीमेल वाइस चांसलर, सरदार पटेल विश्वविद्यालय की फर्स्ट फीमेल कार्यकारी वाइस चांसलर भी रही। और अभी तक कोई भी फीमेल वाइस चांसलर हिमाचल में नहीं रही है। और मैं फर्स्ट नॉर्थ में प्रो वाइस चांसलर फीमेल रही थी। तो मैं ऐसा कहूँगी कि बहुत से चैलेंजेस रहते हैं बीइंग अ फीमेल, बहुत चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या आप उन चैलेंजेस को फेस करने में सक्षम हैं, तो फिर ये जेंडर बैरियर्स कहीं ना कहीं डिसिपेट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जब भी मैंने इन जेंडर बैरियर्स को फेस किया कि मेरे कभी आड़े आया हो वुमेन होना, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। और मैंने अपना प्रोवीसी और वाइस चांसलर कार्यकारी का जो एक तरह से टर्म था वो बखूबी निभाया। जो भी मेरे सामने परिस्थितियां, कई बार बहुत एडवर्स परिस्थितियां आई, जैसा कि आप जानते ही हैं, हाँ है ना? गवर्नमेंट तो काफ़ी एडवर्स परिस्थितियां आई, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जितना मुझे लगा मैंने उनको बखूबी निभाया है। पर पॉलिटिक्स की यदि मैं बात करूं, जो पब्लिक लाइफ के बाद मोस्टली जो एक सेगमेंट रहता है जहाँ से आप सर्व कर सकते हो इफेक्टिवली, दैट इज़ पॉलिटिक्स। उसमें जो है वो काफ़ी महिलाएं आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें जो है बैरियर बन जाती हैं और अभी भी एक ज़रूरत है वुमेन फ्रेंडली बनाने की पॉलिटिक्स। हाँ, इसे मैं भी समझती हूँ। और मैं जेंडर एंड गवर्नेंस मेरा स्पेशलाइजेशन है जी, कि कैसे हम एक जो अगर एक विमेन अगर नहीं आती है ना जी पॉलिटिक्स में या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं आती हैं, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, 50% ऑफ द मतलब है ही हैं जो महिलाएं हैं पॉपुलेशन की, वो उनकी सेंसिटिविटी को हम नहीं ला पाते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो वो भी लाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप यू विल अग्री विद मी कि चाहे डोमेस्टिकली हम देखें, घरों में बच्चे पालने से लेके बुजुर्गों को वही देखती हैं और सारा काम घर में वही करती हैं, घर के डिसीजन मेकिंग में वही इन्वॉल्व है, घर को वही देख रही हैं। लेकिन पब्लिक स्पेसेस में अभी आने में उनके वक्त है, लेकिन वंस दे आर देयर, आई थिंक दे आर गोइंग टू परफॉर्म वंडरफुली वेल। और जैसा कि आप देख भी चुके हैं विद द आई वुड से अमेंडमेंट 74th और 73rd अमेंडमेंट से हमारे लोकल गवर्नेंस में चेंजेस आए थे। 50% वीमेन को हमने रिजर्व किया था। और उसके बाद मैंने देखा है कि जितनी भी महिलाएं एज आई हैं प्रधान बन के, चाहे वो पंचायत से हैं चाहे कहीं और भी हैं, तो दे हैव परफॉर्म्ड वंडरफुली वेल। एवरीबडी वाज स्केप्टिकल अर्लियर, जब फर्स्ट टर्म हुआ 1995 में, तो 33% जो है वो नेशनल लेवल पे हुआ था। गवर्नमेंट आई थिंक धूमल जी की सरकार थी तब, उन्होंने बढ़ के उसको 50% कर दिया था। और मतलब अच्छा वो एक्सपीरियंस रहा है। तो आई थिंक वो फौज जो है एक लोकल गवर्नेंस लेवल पे तैयार हो चुकी है और दे ओनली नीड अ चांस, और जिसको बखूबी सेंट्रल गवर्नमेंट ने परखा है, देखा है। और इफ as a dwelt nation we have to move forward, so we have to take that segment forward, and that we have to take that segment of the population, make part of that into the decision making. यूथ्स आर कमिंग। बीजेपी ने अब एक युवा अध्यक्ष को ही बनाया, आई थिंक 45 के आसपास उनकी एज है। और ये एक खामी ज़रूर है राजनीति की कि अभी वुमेन फ्रेंडली उतना अभी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, जो मतलब मुझे आपसे बात करके समझ आ रहा है। तो वो होना बाकी। आपने कहा मैम गवर्नेंस और जेंडर में आपकी स्पेशलाइजेशन है, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करेंगे कि? हाँ, मतलब गवर्नेंस एज यू नो इट
गवर्नेंस मीन्स कि जो गवर्निंग स्ट्रक्चर हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो लोकल गवर्नेंस के हैं, चाहे स्टेट गवर्नेंस के हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नेंस के हैं, अभी भी मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है पार्लियामेंट में सिर्फ 9 to 10% विमेन है और एट द मोस्ट 11% होंगी। अगर आप उनको अपने ही हालातों पे छोड़ देते हैं तो वो उतना ही रहेंगी। हमको और 50, 60, 70 साल लग जाएंगे कि हम 50% विमेन को या 33% विमेन को कभी पार्लियामेंट में या असेंबली में देख पाएंगे। अभी अगर आप अपनी भी असेंबली की बात करें तो 1 या 2 महिलाएं हैं, 1 या मतलब, तो एक तरह से जो आप एक बड़े सेगमेंट को, एक बड़ा कम्युनिटी को इग्नोर कर रहे हैं। आपके पास रिजर्वेशन SC ST के लिए है, EWS के लिए, सबके लिए, लेकिन जो इतना बड़ा सेगमेंट है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, उसको आप ध्यान ही नहीं दे रहे। वो तो है। हम विधानसभा में भी बैठते हैं तो जो बीजेपी वाली साइड है उसमें एक ही लेडी दिखती है, वो कश्यप जी जो है वही दिखती है। कांग्रेस में फिर भी 1-2 दिखती है, लेकिन फिर भी वो बात है कि बहुत कम जो है वो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है वो इसमें है अभी। तो मैम आप मंडी से हैं, तो अब मेरे को मंडी का, मैंने आपको इससे पूछा कि आपने कहा कि आप उसको मिलेट बॉल जो है वो मंडी कैन बी डेवलप फॉर दैट बिकॉज मोस्टली पार्ट इसका रूरल एरिया में आता है। तो अगर मैं आपका एक विजन ही जानना चाहूँ कि अगले 5 या 10 सालों में यू आर एंटरिंग टू पब्लिक लाइफ, यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, तो उसमें आप क्या विजन लेके मंडी का आए कि मंडी कैसा होना चाहिए? देखो, संभावनाएं तो बहुत हैं मंडी क्षेत्र और मंडी के आसपास के क्षेत्र में, और चैलेंजेस भी बहुत हैं, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर हम किसी डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं मंडी के लिए या मंडी के आसपास के क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए, एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी कि महिलाओं को भी रोज़गार देने की आवश्यकता है। हाँ मैम, रोजगार उसी टर्म से बात कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि लड़कियां भी तो बेचारी बात मैं कर रही ऐसा भी देखती हूँ, मैं बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हूँ, मंडी में भी, शिमला में भी हमने बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम किया है, बहुत से मैंने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं काम करती रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ना हमें उनको पॉलिसी के साथ जोड़ पाए हैं, ना हम उनको, कहीं कोई ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है जो उनको हिमाचल के बाहर उसको उनकी प्रोडक्ट्स है, वैल्यू एडिशन कर सके। वैल्यू एडिशन कर सके। ना वैसी कोई इंडस्ट्री रूरल एरियाज में है, या ना कोई स्मॉल स्केल ऐसी इंडस्ट्री है, ताकि मिलेट्स हो गए, चाहे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो गई, चाहे और भी जो प्रोडक्ट्स ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं या जो महिलाएं बनाती हैं, गांव में रह के, गांव के एनवायरनमेंट में रह के, उसको हम स्टेट में या स्टेट से बाहर ले जा सकें। इवन विद इन डिस्ट्रिक्ट भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। अगर मुझे यहाँ बैठ के मुझे हनी चाहिए चंबा का, तो नहीं मिल पाता है, और किसी को यहाँ से बाहर भी वो चाहिए। मान लो हमारे इतना सारा, मैं बोलती हूँ भंडार है हिमाचल जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, मिलेट्स का, ये फूड बोल बन सकता है। इतने सारे हमारे पास ऑलरेडी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम ना उनकी मार्केटिंग कर पा रहे हैं, ना हमारे पास वैसी कोई पॉलिसी है। और मैं तो ऐसा भी समझती हूँ कि मिलेट्स के लिए इतनी अवेयरनेस पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में बढ़ रही है। मैं भी अगर मिलेट्स खरीदती हूँ मंडी में, तो वो हिमाचल में प्रोड्यूस नहीं है, सिर्फ कोदरे को छोड़ के। अच्छा, सारा मिलेट्स का जो दलिया मैं कई बार खाती हूँ, तो एक मिलेट मैं एवरी डे लेती हूँ, ऑल्टरनेट उसमें। तो मैं उनसे पूछती हूँ जिनसे भी मैं मिलेट का दलिया रहती हूँ, कहते मैम ये तो बाहर से ही आता है। अब मेरा मिलेट जो मैं खा रही हूँ गुजरात से आ रहा है, असम से आ रहा है, तो व्हाट सेंस डज इट मेक? क्या हम अब हिमाचल में वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते? हम क्यों ट्रेडिशनल फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है कि हिमाचल सिर्फ गेहूं और मेज ही उगाए? हम अपने फार्मर्स को, चाहे लेडी फार्मर्स को, क्या ऐसा ट्रेन नहीं कर सकते कि अब लैंड होल्डिंग्स, जैसे आप जानते हैं, छोटी से छोटी होती जा रही हैं। जैसे डिवीजन होता है फैमिली में, तो लैंड होल्डिंग्स अब स्मॉल से स्मॉल होती जा रही हैं। तो क्यों ना हम मिलेट्स को ग्रो करें और उनमें वैल्यू ऐड करें, और उनको मतलब स्टेट से भी बाहर ले जाएं, या स्टेट में ही बहुत खपत उसकी हो सकती है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। एक मैं बोलूंगी, एक हर्बल मेडिसिन का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र। हिमाचल में, उसके पे वर्क करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में कहूंगी हिमाचल जो है एक बहुत ही परिपूर्ण स्टेट है, हमको पर उसको उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, वैसी पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है। बट इसकी मैम प्रॉब्लम ये रहती है कि कोशिश तो की जाती है इन चीज़ों की ना, बट वही बात है कि एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है। और मैं इस पॉडकास्ट का जो है वो विश्राम इसी के साथ करूँगा कि आपने ठीक है बड़ी काम की बातें बोली। यू सेड कि यूथ माइग्रेट होता है तो हमको पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऐसी करनी चाहिए
कि जो रोज़गार है वो अर्बन एरिया के साथ ना जुड़ के रूरल एरियाज़ को भी फोकस करे। इन टर्म्स ऑफ आपने कहा कि वुमेन्स को जो है वो देना है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ये लोकल प्रोड्यूस जो है इसमें वैल्यू एडिशन करके इनका स्फेयर जो है वो सेल्स का बढ़ना चाहिए। ये चीज़ आपने कही, हर्बल मेडिसिन्स की आपने बात कही, और एक आपने कहा मिलेट बॉल ऑफ इंडिया जो है वो उसको मंडी को बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आखिरी क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि इसकी क्या गारंटी रहेगी मैम कि आप जब पब्लिक लाइफ में आ रहे हैं अपना एकेडमिक्स को छोड़ के, तो इन चीज़ों के प्रति जो है वो आप 24/7 काम करेंगे और इसके एग्जीक्यूशन पे लगेंगे? आज भी मेरे माइंड में यही रहता है, 24/7 मैं लोगों के मध्य ही रह रही हूँ, उनकी समस्याओं को देखती हूँ, समझती हूँ और उनका निवारण करने की कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूँ, उसके बावजूद भी अगर मैं कोई बदलाव जो एक बड़ी ला सकती हूँ लोगों के जीवन में, तो मैं अपने को उसके लिए सौभाग्यशाली समझती हूँ। जैसा कि आप जानते भी हैं, NH 003 का आंदोलन मैंने किया, वो आपने उठाया था? बहुत सीरियसली मैंने उठाया, और मैं इस आगे बढ़ के मैं अपने को अगेन कहूँगी कि मैं सौभाग्यशाली थी कि मुझे वक्त मिला, गडकरी जी से मैं मिली और उनके समक्ष इस समस्या को रख पाई, और उन्होंने बड़े ही संवेदनशील तरीके से इसे सुना और उसका समाधान भी अब होता नजर आ रहा है। कैसे उसमें बहुत सी समस्याएं हैं, रॉन्ग कटिंग की समस्या थी और लोगों को उसका जो पूरी तरह से उनको मुआवजा नहीं मिल पाया उसकी समस्या थी। इससे जुड़े अनेकों मुद्दे थे। उन्होंने रॉब कटिंग के कारण हमारी टोपोग्राफी चेंज कर दी हिमाचल की, तो बहुत सी बातें गडकरी जी से भी हुई इस विषय में। तो मैं अगर उनका निवारण कर पाई हूँ तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ। इसका बोला आप थोड़ा जिद्दी है, मतलब जो पर ठान लिया वो करना है। बस ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं पूरी निष्ठा से मैंने अपने शिक्षा के लिए समर्पित थी। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जो भी कार्य किया मैंने पूरी निष्ठा के साथ किया, और ये भी अगर मुझे ऐसा कभी होगा कि कोई भी मुझे कार्यभार दिया जाएगा, हम पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। और लोगों का विश्वास जो है मुझ में बढ़ा है पिछले 4-6 महीनों में जो मैं उनके बीच गई हूँ, तो मैं नहीं, जो बात आपने कही मैम सारी, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए तो जो एक एम्प्लॉयमेंट की समस्या, माइग्रेशन की समस्या है, वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लोगों में अपने आप आ जाएगी अगर ये चीज़ें रूरल एरिया में जाती हैं तो। बट वही बात है, इन सब चीज़ों के लिए एक जिद्दीपना, एक फोकस, एक एग्रेशन जो है वो चाहिए। और मैं अंत में इतना भी कहूंगी कि इंडस्ट्री को हमको रूरल एरियाज में ले जाना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को वैल्यू एडिशन के लिए, और युवाओं को हमें प्रेरित करना है। मुझे ऐसे लगता है डोलिंग आउट फंड्स टू द यूथ एंड विमेन से नहीं काम चलेगा, आप फ्री बीज दे के नहीं काम चलेगा, आप उनको स्किल दीजिए, आप उनको काम सिखाइए, वो सारी उम्र कमाएंगे अपने आप। और मैंने ये भी देखा, महिलाएं कहती हैं हमें नहीं चाहिए पैसा, वी वॉन्ट टू लर्न वर्क, और हमें काम दीजिए, हम काम करना चाहते हैं। हाँ नहीं, आदमी तो निठल्ला हो जाएगा मैम, फ्री बीज से तो निठल्ला हो जाएगा। और आपने सही कहा कि 2047 का यदि विकसित भारत का सपना है, उसमें जितना यूथ और वुमेन इन्वॉल्व हो जाए तो उतना ठीक रहेगा। डोलिंग आउट फंड्स इज नॉट अ सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली, दैट इज राइट। आपने मैम समय दिया उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।